हेलो। आप सभी का स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग के इस लेक्चर में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स। तो दो एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वो क्या बोलती है, उसका स्टेटमेंट क्या है, कैसे एक्सप्लेन करती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा, वो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, उनके वैलेंस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। उनके वैलेंस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म होगा। अब उनके वैलेंस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, और दोनों एटम्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हम पहले जान लेते हैं ऑर्बिटल क्या होते हैं। ठीक है, तो एटम में हमें पता है कि बीच में तो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये बात तो ठीक है। पर इन शेल्स के अंदर भी सब शेल्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और सब शेल के अंदर भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो उस हाई प्रोबेबिलिटी वाले रीजन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो इस फिगर में ये ग्रे वाला जो पोर्शन दिखाया हुआ है, ये है एक इलेक्ट्रॉनिक सब शेल। ये पहले शेल के अंदर, ये देखो पहला शेल होता है एन शेल, ये पहला शेल है हमारे पास। तो पहले शेल के अंदर जो सब शेल है, एस सब शेल, वो यहाँ पे ग्रे कलर से दिखाई हुई है। ठीक है, तो आप इसे देखो, ये ग्रे कलर से दिखाई हुई है पहली शेल के अंदर की सब शेल। और उसके अंदर ये जो ग्रे वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इस पूरे पोर्शन को ऑर्बिटल। ग्रे वाला जितना भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है एक स्फेरिकल होता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो ये इसे हम बोलेंगे एस ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल स्फेरिकल है उसे बोलते हैं एस ऑर्बिटल। अब दूसरा शेल अगर हम देखें तो दूसरे शेल में दो सब शेल होते हैं, एक तो एस सब शेल और एक पी सब शेल। तो एस सब शेल कौन सा है, ये ऑरेंज वाला स्फेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है एस सब शेल। इसे हम क्या बोलते हैं, 2s सब शेल। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं हम पहले। तो इसमें था 1s1, केवल 1s सब शेल। फिर हमने इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो ये बन गया हीलियम। हीलियम में क्या है, 1s2। अब पहले सब शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में अगर और इलेक्ट्रॉन्स डाले जाएं, सपोज लिथियम की अगर हम बात करें, तो वो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर, 1s2 2s1। तो इसका इलेक्ट्रॉन 2s1 में चला जाएगा। ठीक है, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स इस ग्रे वाले पोर्शन में रहते हैं, पर लिथियम का पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाता है, इस वाले पोर्शन में। ये जो रेडिश ऑरेंज आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसमें ये है हमारा सेकंड शेल का एस सब शेल। ठीक है, सेकंड शेल का एस सब शेल। अब एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसमें डाल दें हम, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, 1s2 2s2 में। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे जाएगा, इसी वाले सब शेल में, ये जो हमारा रेड वाला है। अब अगर इसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन डाल दें, बोरोन 1s2 2s2, तो ये चला जाएगा 2p1 में। अब ये p सब शेल कौन सी है, आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना लोब्स निकले हुए, ये जो शेल है जिसमें ये लोब्स हैं सारे के सारे, उसे हम बोलते हैं p सब शेल। तो अब इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, और इसमें भी p सब शेल में आपको बहुत सारे लोब्स दिखाई दे रहे हैं डम्बल शेप के, है ना। तो इनमें से किसी एक लोब में जाएगा, ये समझ रहे हो ना बात को, किसी एक डंबल के अंदर जाएगा ये वाला इलेक्ट्रॉन। और कौन से डंबल के अंदर जाएगा, सबसे पहले px वाले में। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम ऑर्बिटल। ये जो डम्बल्ड शेप दिखाई दे रही है,
पी सब शेल के अंदर ये जो बहुत सारे डंबल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं पी ऑर्बिटल। इन्हें क्या बोलते हैं? पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? इन वाले ऑर्बिटल्स में। पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं ग्रे वाले पोर्शन में, S1s सब शेल में। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो गए 2s सब शेल में। जब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब जाएंगे 2p ऑर्बिटल में, 2p सब शेल में। और 2p सब शेल के भी इन तीनों ऑर्बिटल्स में से px, py और pz में से किसी एक में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया यहाँ पे ऑर्बिटल का कंसेप्ट। अब हम जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग को। तो हमने जान लिया कि ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पे कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं, एक तो स्फेरिकल शेप वाले और एक डम्बल्ड शेप वाले। आगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ेंगे तो हम डी ऑर्बिटल भी पढ़ लेंगे अच्छे से। अभी के लिए केवल हमें ये जानना है कि एस और पी ऑर्बिटल के बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी हिटलर और लंदन ने 1927 में। तो ये थ्योरी दी थी हिटलर एंड लंदन ने 1927 में, और फिर इसको बाद में मॉडिफाई किया पाउलिंग और स्लेटर ने। ठीक है, 1931 में। तो अब इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं? तो इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है कि बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से फॉर्म होता है। बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। समझ गए? और यहाँ पे ऑर्बिटल्स में कौन से होंगे? वैलेंस ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। वैलेंस ऑर्बिटल का मीनिंग समझ रहे हो ना? जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे सबसे बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं सबसे बाहर वाली शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिटल्स। तो कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे? वैलेंस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और फिर फॉर्म करेंगे बॉन्ड। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि ये जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होने चाहिए इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इनके पास होना ही चाहिए। और इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के स्पिन कैसी होनी चाहिए? अपोजिट। सपोज हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है हाइड्रोजन एटम से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s1, यानी कि इसमें एक s ऑर्बिटल है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन का दूसरा एटम होगा, उसमें भी एक 1s ऑर्बिटल होगा और एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसे हम इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहला एटम था हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, वैलेंस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, जो कि s ऑर्बिटल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दूसरे वाले हाइड्रोजन ऑर्बिटल में, दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल में, उसकी स्पिन क्या होनी चाहिए? डाउनवर्ड। अगर इसकी अपवर्ड है, इनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो ये ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे जिसे हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और ये कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे s ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगली चीज क्या है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है? जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो पी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम देखते हैं कि हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है और साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है। सपोज हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक s ऑर्बिटल और एक और s ऑर्बिटल। तो इन्होंने ओवरलैपिंग की और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कैसा बनाया? सिग्मा बॉन्ड। इस ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। अभी समझने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाओ इसे अच्छे से, खुद से समझ में आएगा। यहाँ पे अब हमारे पास है एक s ऑर्बिटल और एक यहाँ पे है p ऑर्बिटल।
ठीक है, अब इनकी ओवरलैपिंग कराई हमने, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, ये ओवरलैपिंग भी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, और यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। अब हमारे पास एक था पी ऑर्बिटल, कौन सा, पी ऑर्बिटल, और एक और हमारे पास पी ऑर्बिटल। अब हमने इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराई, तो बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग बोलते हैं इसे, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब समझते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, एक और पी ऑर्बिटल आ जाए अगर इसके पास में, तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे हो जाएगी, इस तरह से, तो इसे हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसे हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसे, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड सिर्फ इतना ही होता है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड, पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड। अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग है, यहाँ पे से हम समझते हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन से क्या मीनिंग है। यहाँ पे सपोज हमारे पास दो ऑर्बिटल थे, यहाँ पे क्या है, दो ऑर्बिटल, दो एस ऑर्बिटल, तो ये आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, पर अगर हमारे पास सपोज एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल है, और वो पी ऑर्बिटल कैसा है, इस टाइप से, तो क्या अब बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल है, क्या ये इस टाइप से बॉन्ड बना पाएंगे, इस टाइप से बॉन्ड क्या फॉर्म होगा, ऐसा, तो ऐसा बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अगर तुम इस मॉलिक्यूल की एक्सिस निकालना चाहोगे तो कितनी एक्सिस आ रही हैं, एक ये वाली एक्सिस और एक ये वाली, यानी कि इस मॉलिक्यूल में मोर देन वन एक्सिस है, और मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एक्सिस होनी चाहिए अगर आपको मॉलिक्यूल स्टेबल चाहिए। तो अगर कहीं पे भी एक से ज़्यादा एक्सिस आ रही है तो वो मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप दो पी ऑर्बिटल्स को इस तरह से ओवरलैप कराना चाहो, एक ये पी ऑर्बिटल और एक ये पी ऑर्बिटल, आप चाहते हो कि ये ओवरलैप करें और इस टाइप से बॉन्ड बनाएं, इस टाइप से बॉन्ड बनाएं, तो इस टाइप से बॉन्ड बनना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कितनी एक्सिस हो जाएंगी, दो एक्सिस हो जाएंगी इस मॉलिक्यूल के पास। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के पास एक सिंगल एक्सिस होनी चाहिए। अब इसे हम थोड़े और सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर समझना चाहें तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि px ऑर्बिटल जो है वो हमेशा px ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, py ऑर्बिटल है जो py ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, और pz ऑर्बिटल हमेशा pz ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा। और इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करना चाहते हैं, अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं और उन्हें करना है बॉन्ड फॉर्म, तो उनकी जो एक्सिस है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। उनकी एक्सिस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो दोनों कौन सी एक्सिस पे हैं, जेड एक्सिस पे, ये दोनों ऑर्बिटल कैसे हैं, जेड एक्सिस पे, यानी कि इनकी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तभी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। अब चाहे साइड वाइज ओवरलैप करें चाहे हेड टू हेड ओवरलैप करें, अगर ये सेम एक्सिस पे प्रेजेंट हैं, सपोज ये जेड एक्सिस पे प्रेजेंट है ये वाला ऑर्बिटल, एक और हमने यहाँ पे ऑर्बिटल ले लिया जो कि जेड एक्सिस पे है, यानी कि इनकी एक्सिस क्या है, पैरेलल, तो ये साइड वाइज ओवरलैप भी कर सकते हैं। देखो
ये इस तरह से साइड वाइज ओवरलैप भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी साइड वाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल है और हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है, यानी कि एक्सिस सेम होनी चाहिए। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग है यहाँ पे कि उनकी एक्सिस सेम होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो यही है प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग। और इसे आप ऐसा बोल सकते हो कि px ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप करेगा, py ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप करेगा और pz ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप करेगा। अब हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक उंगली से एक उंगली को पकड़ा हुआ है, तो कैसा है, ये बॉन्ड कमजोर है, ये थोड़ा सा फोर्स लगाने पे छूट जाएंगी उंगलियां। पर अगर मैं हाथ से पकड़ूं, यानी कि मैंने ज़्यादा एरिया कवर किया है, हाथों की ओवरलैपिंग ज़्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रोंग होगा। अगर अब मैं छुड़ाना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी हाथों को छुड़ाने के लिए। तो ऑर्बिटल्स के साथ भी सेम यही कंसेप्ट काम करता है। अगर किसी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा, ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस पॉइंट में, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ग्रेटर दी ओवरलैपिंग बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रोंग। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रोंग होगा। और ज़्यादा ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, वो कितना ओवरलैप करेंगे, ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे, कि वो ऑर्बिटल्स कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया ओवरलैपिंग जो होती है वो होती है दो पी ऑर्बिटल्स के बीच, और वो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग। उससे थोड़ा कमज़ोर बॉन्ड अगर हम देखें तो होता है एक एस और एक पी ऑर्बिटल का, और उसके बाद में अगर हम देखें उससे थोड़ा कमज़ोर तो होता है बॉन्ड एस और एस ऑर्बिटल का। और सबसे ज़्यादा कम ओवरलैपिंग और सबसे ज़्यादा कमज़ोर बॉन्ड कौन सा होता है, पी और पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना हुआ बॉन्ड। तो यहाँ पे इसे ध्यान से देखो, मैं इस वाले पॉइंट को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसे इरेज कर लिया। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, जो पी और पी ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है। ठीक है, उससे थोड़ा कमज़ोर बॉन्ड कौन सा होगा, जो एक एस और एक पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। उससे थोड़ा कमज़ोर बॉन्ड कौन सा होगा, जो एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है। और सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन सा होगा, जो दो पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि इनकी ओवरलैपिंग पीपी की हेड ऑन ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है और पीपी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग कम हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है, देखो आप इसे इस टाइप से समझो, यहाँ पे मिडल में न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे भी इस वाले एटम का न्यूक्लियस होगा मिडल में। तो इसमें न्यूक्लियस की डिस्टेंस कितनी है, इस वाले केस में पी और पी ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग वाले केस में न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज़्यादा है। अब न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्जन फोर्स कैसा होगा, कम होगा, है ना, रिपल्जन फोर्स कम होगा ना अगर न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसीलिए इनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो पाएगी। ये दोनों एटम्स एक दूसरे के ज़्यादा पास आ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से ओवरलैप कर सकते हैं। और अब देखो अगला केस क्या है हमारा, यहाँ पे एस ऑर्बिटल का सेंटर होगा और यहाँ पे पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, यानी कि इसकी डिस्टेंस क्या है, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग में जो न्यूक्लियस की डिस्टेंस थी उससे थोड़ी कम है, थोड़ी कम डिस्टेंस है। तो अब आपको देखना है कि ये बॉन्ड कैसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में रिपल्जन ज़्यादा होगा। अब इनके बीच में रिपल्जन ज़्यादा आ रहा है तो ये कम पास में आ पाएंगे। अब ये जब पास में कम आ पा रहे हैं तो इनकी ओवरलैपिंग भी कम होगी। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं दो एस ऑर्बिटल का केस। तो दो एस ऑर्बिटल के केस में इनकी डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस की वो और भी कम है, यानी कि रिपल्जन और भी ज़्यादा होगा, इसीलिए ओवरलैपिंग जो है वो और भी कम होगी।
तो ओवरलैपिंग यहाँ पे और भी कम होगी, तो इसीलिए बॉन्ड और भी कमजोर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट केस, दो पी ऑर्बिटल्स की हेड ऑन ओवरलैपिंग का। तो इसमें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डिस्टेंस और भी कम है न्यूक्लियस की, तो यानी कि रिपल्जन ज़्यादा होगा, इसीलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो होगी वो कम होगी। और बॉन्ड कैसा होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, है ना। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, पी और पी ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग वाला। और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, पी और पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग वाला। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इतना ही है, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनी होगी, हाइड्रोजन के दो एटम्स से मिलके बनी होगी। तो हाइड्रोजन एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आता है 1s1, यानी कि इसमें केवल एक ऑर्बिटल है, और वो भी कैसा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। तो पहले हाइड्रोजन एटम का और दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका ऑर्बिटल है ये वाला, इसका ये, इनमें स्पिन हम मान लेते हैं कि इनकी एक की स्पिन अपवर्ड है और एक की डाउनवर्ड है। तो ये ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ठीक है, और ये बन गया हमारा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। अब हम देखें HCl का केस। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आता है 1s1, यानी कि इसमें एक ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या आता है 3s2 3p5। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस ऑर्बिटल कौन से हैं, एक तो वैलेंस ऑर्बिटल है 3s ऑर्बिटल, और वैलेंस ऑर्बिटल है 3px 3py और 3pz ऑर्बिटल्स। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 4 5। ठीक है, तो 3pz वाला जो ऑर्बिटल है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3pz वाला ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेगा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, और कैसा बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो H और Cl। ठीक है, अब हम अगला केस देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस रहा होगा, है ना। इस स्ट्रक्चर को आप समझ लो एक बार, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे न्यूक्लियस रहा होगा, यहाँ पे फिर एक शेल रही होगी 1s शेल, फिर यहाँ पे क्या है 2s वाली सब शेल रही होगी, फिर उसके बाद में क्या आए होंगे p वाले ऑर्बिटल। तो बाकी सब ना दिखा के केवल p वाले ऑर्बिटल्स ही दिखाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इससे कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया इस चीज को। अब देख लेते हैं क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन का अगर भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो क्या आया था 3s2 3p5। ठीक है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3s वाले तो फुल है, 3px 3py और 3pz, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3pz ऑर्बिटल में। अब क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन एटम के साथ में रिएक्ट किया, एक क्लोरीन एटम था यहाँ पे, उसने दूसरे क्लोरीन एटम के साथ में ओवरलैपिंग की और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो हमारा बना यहाँ पे Cl2। क्या बना, Cl2 गैस। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गैस कैसे बनी होगी, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स कौन से हैं, 2s2 और 2p4 1 2 3 4।
ठीक है, तो इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स कौन से हैं? 2s और 2p ऑर्बिटल्स, ये px, ये py और ये pz। तो इसके pz और py ऑर्बिटल जो हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का एटम ये है और एक ऑक्सीजन का एटम ये है। इसका pz ऑर्बिटल जो है ये वाला है pz ऑर्बिटल और ये वाले हैं py ऑर्बिटल। ठीक है, और ये कौन सी है? x एक्सिस। तो pz ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और py ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन में pz ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, py ऑर्बिटल में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब ध्यान से देखो, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो pz ऑर्बिटल ने pz ऑर्बिटल के साथ कैसी ओवरलैपिंग की? हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो pz ऑर्बिटल की कैसी ओवरलैपिंग हुई? यहाँ पे ये वाली ओवरलैपिंग जो आ रही है वो आ रही है, देखो यहाँ पे pz वाले ने जो ओवरलैपिंग की वो कैसी हुई? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हो रही है हेड ऑन ओवरलैपिंग और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है सिग्मा। अब ध्यान से देखो, ये जो py वाले ऑर्बिटल थे ये भी आपस में थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आप ये वाला रीजन देखो तो यहाँ पे py वाले ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो py वाले ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग जो है वो बहुत ही कम है, पर ओवरलैपिंग तो है ना। तो ये बना है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। तो अब आप यहाँ से ये भी जान सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है और पाई बॉन्ड वीक क्यों है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग देखो कितनी ज़्यादा हो रही है और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग देखो कितनी सी हो रही है। तो अब हम अपना लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो कि है नाइट्रोजन गैस। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रोजन गैस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो आएगा 1s2 2s2 2p3। तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? वैलेंस ऑर्बिटल कौन से हैं? 2s और 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। इसमें pz में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, py में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और pz में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। pz में भी क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऐसे ही एक दूसरा नाइट्रोजन का एटम है जिसमें px pz और py तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब ये ओवरलैपिंग कर लेंगे। pz वाला ऑर्बिटल pz वाले ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा और ओवरलैपिंग कैसी होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना। तो इस वाली ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड। ये जब ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब pz ऑर्बिटल के 90 डिग्री पे होता है px ऑर्बिटल और 90 डिग्री पे ही होता है py ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना y वाले ऑर्बिटल में, ये जो रेड कलर से शो किया हुआ है, और x ऑर्बिटल में भी पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे y ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बनेगा वैसे ही x वाले ऑर्बिटल भी आपस में ओवरलैप करेंगे और उनमें भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N। ऑक्सीजन वाले का कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक पाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक तो है हमारा सिग्मा बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं? ये भी पाई बॉन्ड और मिडल वाला भी कौन सा है? पाई बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड पाई और एक बॉन्ड सिग्मा। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, BeCl2। ये एग्जांपल हम अगले लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। अभी मैं एक पर्सपेक्टिव आपको दे रहा हूँ कि इस एग्जांपल को आपको कैसे देखना है। एक एग्जांपल है हमारे पास
BeCl2। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बना होगा? Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या आएगा? 1s2 2s2। तो यहाँ पे वैलेंस शेल में s ऑर्बिटल है जो कि पूरी तरह से फिल्ड है। अब ये BeCl2 में बेरिलियम का जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो तो पूरी तरह से फिल्ड है, उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो फिर ये बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा है? BeCl2 में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है जब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं? तो ये चीज़ एक्सप्लेन होती है हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है।